इस बात को समझ लें। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस है, ठीक है। प्रद्युमन गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हो? बढ़िया सर। चलिए, मूल विधि का हम सबसे पहले सिलेबस जानते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या होता है। अपने अपने फोन को म्यूट कर लीजिएगा और मेरे को सुनिएगा, आप अपनी ऑडियो म्यूट कर लीजिए। मूल विधि का सिलेबस हम सबसे पहले जानेंगे। तो ये आप लोग देखिए, आपके सामने दो बातें लिखी हुई हैं। एक लिखा हुआ है इंडियन पीनल कोड 1860, ठीक है, और एक लिखा हुआ है दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की, तो कुछ छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे इंडियन पीनल कोड की शॉर्ट फॉर्म होती है आईपीसी, इसको आपने बहुत नाम सुना होगा। आईपीसी का पूर्ण रूप है इंडियन पीनल कोड, ठीक है। ये फुल फॉर्म एक नंबर में पूछ लेता है परीक्षा में। सीआरपीसी की फुल फॉर्म होती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इस बात को ध्यान रखिएगा। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, देखिए, इंडियन पीनल कोड को हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड विधान या भारतीय दंड संहिता। और सीआरपीसी को क्या कहते हैं? दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। अगर मैं बात करूं, छोटी सी एक बार बताऊंगा, तो इंडियन पीनल कोड जो 1860 में बना था, इसके अंदर 511 धाराएं हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये सभी धाराएं नहीं पढ़नी है। सीआरपीसी की बात करो तो सीआरपीसी में 484 धाराएं हैं, ठीक है। लेकिन हमें सभी नहीं पढ़नी है। सीआरपीसी कब लागू हुआ है, कब से चालू हुआ? 1973 से। तो हमें ये सारी धाराएं इसके अंदर नहीं पढ़नी होती हैं, हमें सिर्फ वो धाराएं पढ़नी होती हैं जो पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनको पुलिस वालों को जानना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना रहेगा कि भारतीय दंड संहिता क्या है, भारतीय दंड विधान क्या है, इंडियन पीनल कोड क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता क्या है, ठीक है। ये हमें सबसे पहले पढ़ना होगा। छोटी जानकारी मैंने यहाँ पर दे दी है। इसका पूर्ण रूप मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। 511 धाराएं आईपीसी में होती हैं और 484 धाराएं सीआरपीसी में होती हैं। ये छोटी जानकारी, सिलेबस चाहे तो नोट कर लीजिएगा कि हमें पढ़ना क्या है। ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, है ना। जब आपको ये पता होगा कि आपको पढ़ना क्या है, तो आप अपने टारगेट पे अटैक अच्छे से कर पाते हो। चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरा हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर? हमें दूसरा इसके अंदर ये पढ़ना है, इंग्लिश में हिंदी में लिख रहा हूं। हमें क्या पढ़ना है? महिलाओं, ये महिलाएं बनी हुई हैं, आप देख रहे हो। महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों को संरक्षण देने संबंधी, इसे नोट करते रहिएगा, संबंधी विधि, ठीक है। विधि या प्राविधान, विधि प्राविधान कहने का मतलब है कि जब हम लॉ पढ़ रहे हैं, जब हम मूल विधि पढ़ रहे हैं, हम कानून पढ़ रहे हैं, तो हमें इसमें क्या पढ़ना है कि महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों यानी कि एससी कास्ट, जिसे आप लोग कहते हैं एससी जाति के लोग, जिन्हें आप जानते हैं शेड्यूल कास्ट, इनको संरक्षण देना। किस चीज से संरक्षण देना? अपराधों से, ठीक है। संरक्षण किससे देना है? अपराधों से। हमें ये पढ़ना है, क्योंकि हम पुलिस में भर्ती होने जा रहे हैं, तो हमें ये पढ़ना है इसमें कि महिलाओं के साथ कौन कौन से अपराध होते हैं और हम उनको उनको कैसे उससे संरक्षण दे सकते हैं, हम बच्चों को कैसे बचा सकते हैं अपराधों से, अनुसूचित जाति के लोगों को हम अपराधों से कैसे बचाएंगे, ठीक है। आपको अपराध देखने हैं और अपराधों से इनको बचाना है, कैसे बचा सकते हैं, क्या उनमें धाराएं हैं, ये सब बातें हमें नंबर 2 इसमें पढ़ना है, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों को संरक्षण देने संबंधी विधि प्राविधान में, ठीक है। ये हो गया। अगला देखिए, अगला हमारा सिलेबस क्या है और अगला हमें क्या पढ़ना है इसमें। अगला हमें ये पढ़ना है आपका, ये आप देख रहे हैं
ये एक आदमी बना हुआ है, इसकी मोटर गाड़ी खड़ी हुई है। ये आपका तीसरा है सिलेबस का पार्ट, यातायात नियम। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक लाइव टेस्ट करवाया था, तो मैंने उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया था जो यातायात नियम से संबंधित था। मैंने पूछा था ये जो साइन है ये किससे संबंधित है। तो यातायात नियमों को हमें पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है क्योंकि आप लोग ये बात जानते हो कि यातायात पुलिस की कोई अलग से वैकेंसी नहीं निकलती है ना। जो ये पुलिस की भर्ती हो रही है इसी में ही यातायात विभाग में या यातायात पुलिस विभाग में भी लोगों को भेजा जाता है। तो कुछ जो जरूरी जानकारियां हैं जो पुलिस को जानना जरूरी है, वो नियम वो जानकारियां आपको यातायात नियमों से पढ़ना है। इंग्लिश में आप इसको लिख लीजिए, मेन आपको क्या पढ़ना है, मोटर व्हीकल एक्ट। और मोटर व्हीकल एक्ट कौन सा, 1981। ठीक है। अब ये बहुत बड़ा है, मोटर व्हीकल एक्ट बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। हमें इसमें क्या पढ़ना है, कुछ यातायात के नियम पढ़ने हैं, बस, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद चौथा नंबर पे हमें क्या पढ़ना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हमें पढ़ना है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपके सामने बना हुआ है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। ये हमारा सिलेबस का चौथा टॉपिक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, कब का है ये, 1986 का। ये हमें पढ़ना है कि हम पर्यावरण को कैसे संरक्षण दे सकते हैं, ये हमको यहाँ पर जानकारी लेनी है। चौथी चीज हो गई। अगला देखते हैं आगे, किसी को अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकता है बेझिझक। ठीक है, उसके बाद हमें ये पढ़ना होगा सिलेबस में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये देखिए, एक आदमी जो है हिरन को गोली मार रहा है। हमारे देश में एक आदमी ने हिरन को गोली मार दी थी, ये बात आपको पता होगा। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हमें पढ़ना है 1972 का। इसमें भी हमें ये पढ़ना है कि हम जीव जंतुओं को कैसे बचाएंगे, और अगर आप जीव जंतुओं के साथ कुछ भी गलत करते हैं तो क्या अपराध आपके खिलाफ बनता है। देश में एक बड़ा चर्चित मामला है, आप लोग समझ गए होंगे। इंग्लिश में इसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। इसमें भी हम पढ़ेंगे संरक्षण के बारे में। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। ठीक है, ह्यूमन राइट्स एक्ट, इसके बाद हमें पढ़ना है ह्यूमन राइट एक्ट। मानव अधिकार अधिनियम 1993 हमको पढ़ना है। ठीक है, मानवों के क्या क्या अधिकार होते हैं, तो ये ऐसे ही लिख लीजिए, ह्यूमन राइट एक्ट। ठीक है, 1993 ये हमको पढ़ना है। इसके अंदर कैसे मानवों का संरक्षण किया जाएगा, कैसे उनको बचाया जाएगा, कौन कौन से अपराध बनते हैं, ये हमें इसमें पढ़ना होगा, और उन अपराधों से उनको कैसे बचाया जाता है। तो पीछे 4 हो गए, 5वां ये हो गया, 6ठा ये हो गया। आप लोग नोट करते रहिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। मैंने इसीलिए इसमें पिक्चर्स बना दी हैं ताकि अगर आप लिखे ना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकें। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, उसके बाद हमें पढ़ना है राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके बारे में आपने सुना होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं सूचना का अधिकार। आप किसी भी विभाग में डाल सकते हैं सूचना का अधिकार, अगर आपको वहां से कोई सूचना चाहिए। आरटीआई एक्ट, सूचना का अधिकार, ये कब पास हुआ, 2005। इसको हमें पढ़ना है पूरा। ठीक है, आरटीआई एक्ट को हमें पढ़ना है। राइट टू इंफॉर्मेशन फुल फॉर्म लिखी हुई है, शॉर्ट फॉर्म कहते हैं आरटीआई। ये छोटी छोटी बातें इसलिए बता देता हूँ, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म, ताकि अगर यहाँ ये कभी कोई पूछ ले, या अगर कोई पूछ लेता है या क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे बता सकें। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, 2005, ये हमें पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना है आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स। ठीक है, हिंदी में इसको लिख लीजिए, आयकर अधिनियम। ठीक है, आयकर अधिनियम हमको पढ़ना है। कब का एक्ट है ये, 1961 का, 1961 का आयकर अधिनियम हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपने लिख लिया है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आप देख रहे होंगे ये पिक्चर आपके सामने बनी हुई है, बड़ी खूबसूरत सी, इसे आप जानते ही होंगे, ये पिक्चर काय की है ना। ये पिक्चर है आपकी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। हमें क्या पढ़ना है, भ्रष्टाचार निवारण, भ्रष्टाचार
निवारण अधिनियम, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, ये एक्ट कब का है? 1988 का। इंग्लिश में किसे कहते हैं? एंटी करप्शन एक्ट। आपने सुना भी होगा, एंटी करप्शन टीम ने छापा मार दिया है ना। एंटी करप्शन एक्ट 1988, ये हमको पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, लिखते रहिएगा आप लोग। ठीक है, सर ये 1900 कितना? 1988, 1988। ओके सर। एंटी करप्शन एक्ट 1988, 1988 है, 1988। ठीक है, इसके बाद हमको पढ़ना होगा NSA, द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके बारे में हम पूरी जानकारी करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ तक सबने लिख लिया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिएगा आप लोग ध्यान से। देखिए, ये 4 तस्वीरें आपके सामने आई हैं। उसके बाद हमें जो पढ़ना है NSA के बाद, हमारा जो सिलेबस है मूल विधि में UPSI में, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं IT एक्ट के नाम से। किस नाम से जानते हैं? IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के नाम से आप लोग इसे जानते हैं। ठीक है, इसमें भी हमें अपराध ढूंढने होते हैं। आप तकनीकी माध्यम से कोई अपराध अगर कर देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट के तहत आ जाता है। जैसे आपने सुना होगा, क्या पेपर में निकलता है कि अश्लील वीडियो डाल दी, किसी की अश्लील तस्वीरें डाल दी, तो ये IT एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जाती है ना। सोशल मीडिया का जब गलत प्रयोग करता है कोई व्यक्ति, तो ये हम IT एक्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद हम IT एक्ट में एक और चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है साइबर क्राइम। ये देखिए, एक आदमी बैठा हुआ है और कंप्यूटर पे कुछ कर रहा है। ठीक है, इसको हमने नाम दिया है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है? तो आपके पास कभी ना कभी फोन आया होगा एक, कि मैडम मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, या सर मैं बैंक से बात कर रहा हूँ और आपका पिन जो है वो ब्लॉक हो गया है, आपका ATM पिन ब्लॉक हो गया है, और उसको सुचारू रूप से करने के लिए हमें आपके पास एक कॉल आएगा अभी, और आपको एक नंबर देना होगा। वो नंबर आप हमें बताएंगे तो आपका ATM पिन चालू हो जाएगा। और आप कहते हैं अरे ये कैसे हो गया, कैसे बंद हो गया मेरा, और ATM है यार, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। आप उसको नंबर बता देते हैं और आपका सारा पैसा आपके अकाउंट से गायब हो जाता है। ये आता है साइबर क्राइम के अंतर्गत, ये साइबर अपराध होता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। एयरटेल का एक ऐड आता है टीवी के ऊपर, एक लड़की कॉल करती है एक बुढ़न को और कहती है कि बुढ़े व्यक्ति ये बताओ, आपकी पॉलिसी पूरी होने वाली है, आपको इतना रुपया मिलेगा, आप मुझे अपना अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए, है ना। तो उसके पास पिन कोड पहुंचता है और वो कहती है अब काम हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। तो ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। हाँ, साइबर क्राइम बिल्कुल सही आंसर था जिसने भी दिया था चैट में। अगला देखिए, इसके बाद साइबर क्राइम के बाद हमें पढ़ना है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, साइबर क्राइम के बाद हमें क्या पढ़ना है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जैसे आप लोग शॉर्ट में कहते हैं PIL। PIL हिंदी में इसे कहते हैं जनहित याचिका। आपने एक पिक्चर देखी होगी, जॉली LLB 1 और जॉली LLB 2। उन दोनों में वो क्या करता है, जॉली LLB 1 में अरशद वारसी और जॉली LLB 2 में अक्षय कुमार PIL फाइल करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हैं। ठीक है, जनहित याचिका जारी डालते हैं कोर्ट के अंदर। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही फेमस मुद्दा है, आप इसे देखिएगा इंटरनेट वगैरह पे, जहां से जनहित याचिका की शुरुआत हुई या जहां से ये चीज बहुत प्रभाव में आई, ये मुद्दा है हुसैन आरा खातून का। ठीक है, हुसैन आरा खातून का ये मुद्दा है, जहां से जनहित याचिका या PIL के बारे में ज्यादा जानकारी, ज्यादा फेमस हो गया PIL। ठीक है, PIL का उद्देश्य ये था कि कानून जो है वो सबके लिए है और सबके लिए बराबर है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी। ठीक है, और इसके बाद आपने देखा होगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में आपको बता चुका हूं।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हमें पढ़ना होगा हमारे सिलेबस में वो क्या पढ़ना होगा, आइए देखते हैं। यहाँ तक सबने नोट कर लिया। आगे जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ने हैं कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। चैट आ गया है, अच्छा। हुसैन आरा खातून, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कमेंट सही करा है। ठीक है, हमें पढ़ना है इसमें, नेक्स्ट सिलेबस में लिख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग इस तरीके से स्टार बना के लिख लीजिएगा। हमें पढ़ने हैं महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लैंडमार्क जजमेंट दिए जाते हैं। लैंडमार्क जजमेंट शब्द मैंने यूज करा है, ऐसे जजमेंट जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन जाएं, जो सुप्रीम कोर्ट देती है, और ऐसा उसने निर्णय दे दिया हो किसी केस में जो पूरे देश के लिए मिसाल बन जाए, पूरे देश में उसको जाना जाए, उस निर्णय को, उसे हम कहते हैं लैंडमार्क जजमेंट या महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय हिंदी में कहते हैं। तो हमें इसको भी पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद जो अगला हमें पढ़ना है महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय के बाद, वो हमें पढ़ना है भूमि सुधार। हमें पढ़ना है भूमि सुधार, ठीक है। और भूमि सुधार के बाद हमें पढ़ना है भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण ये हमें पढ़ना है। भूमि अधिग्रहण के बाद हमें पढ़ना है भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों आपके मुद्दे हैं, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भूमि राजस्व, ये तीनों मुद्दे ये है, ये आपके यूपी के लोकल लॉ हैं, ठीक है। यूपी के कानून हैं ये। भूमि राजस्व मतलब लैंड रेवेन्यू से हो गया, लैंड रेवेन्यू। अब आपको पुनः लैंड रेवेन्यू नहीं पढ़ना है, लैंड रेवेन्यू में जो अपराध होते हैं आपको उसे पढ़ना है, और उसमें पुलिस का क्या रोल है, पुलिस कहाँ तक इसमें काम कर सकती है, वो आपको पढ़ना है। भूमि अधिग्रहण को इंग्लिश में कहते हैं लैंड एक्वायर्ड, ठीक है, लैंड एक्वायर्ड कहते हैं। इसमें पुलिस का क्या रोल है ये आपको पढ़ना है। भूमि सुधार में, ठीक है, तो यहाँ पे जहां आपको अपराध होता दिख रहा है उसे पढ़ना है। हाँ, ये सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं प्रद्युमन हमें। आज मैं ये मूल विधि स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैंने लिखवा दिया है, आपको ये पता रहे कि हमें पढ़ना क्या क्या है सिलेबस में, ठीक है। जब हमको ये पता रहेगा तो हम सीधे टू द पॉइंट उसी पे ही फोकस करेंगे। तो जो प्रद्युमन मैंने अभी तक लिखवाया आपको, ये सारे पॉइंट्स हमको पढ़ने हैं। एक तरफ एक पेज पे सब नोट करते रहना कि इतना हमें पढ़ना है, इतना हमें कंप्लीट करना है, ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूं आगे की कहानी। सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप लोग लॉ को किस नाम से जानते हैं, है ना। लॉ किसे कहते हैं ये आप लोग जानते ही होंगे, लॉ क्या होता है। चैट फिर सेट से आ ऑफ गया। रूल्स। हाँ बिल्कुल ठीक है आंसर, ओके सर। चलिए, कुछ लोग कहते हैं लॉ, कुछ हिंदी में कहते हैं कानून, कुछ कहते हैं कोड। ये सब क्या हैं, ये हैं सेट ऑफ रूल्स, जैसा कि अभी मेघा ने बताया। सेट ऑफ रूल्स, रूल्स क्या, नियम, हिंदी में कहते हैं रूल्स को नियम कहते हैं। अब ये नियम, इन नियमों से, इन कानूनों से क्या होता है, इन कानूनों के अंतर्गत कौन आता है, ठीक है। तो इन कानून में या मैं कहूं नियम में, ठीक है, कौन बना हुआ है, व्यक्ति, व्यक्ति बंधा है, बंधे रहते हैं, ठीक है। अब कानून है कि अगर आप किसी का सिर फोड़ दोगे तो आपको जेल हो जाएगी, तो ये एक कानून है, इसमें हर व्यक्ति बना हुआ है, चाहे महिला किसी का सिर फोड़ दे तब भी जेल हो जाएगी, चाहे पुरुष फोड़ दे, चाहे बच्चा फोड़ दे,
ठीक है, आप किसी ऑफिस में जाते हैं, वहां लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, पकड़े जाने पर 500 रुपए जुर्माना। तो वो क्या है, वो कानून क्यों बनाया गया है, वो नियम क्यों बनाया गया है? व्यक्तियों को सुधारने के लिए, व्यक्तियों को बांधने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कानून में या लॉ में या नियमों में कौन बंधा होता है? व्यक्ति बंधा होता है। ठीक है, और ये नियम, ये कानून, ये किस पर डिपेंड करते हैं? ठीक है, ये एक्शंस या बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं। किसके? व्यक्ति के बिहेवियर पर। ठीक है, कानून जो होते हैं वो व्यक्ति पर लिमिट लगाते हैं, इंसान पर, मनुष्य पर लिमिट लगाते हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये कानून और ये नियम एक्शंस और बिहेवियर पे निर्भर होते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति कैसा एक्शन कर रहा है, कोई कैसा बिहेवियर कर रहा है, और ये एक्शन बिहेवियर, ये कानून क्यों बनाए गए हैं? व्यक्ति के इन्हीं एक्शंस और बिहेवियर के लिए बनाए गए हैं। जैसे क्या क्या, तो नेक्स्ट देखिएगा, मैं लिख रहा हूं, एक्शंस और बिहेवियर, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? ये कानून क्यों बनाए गए हैं या नियमों में क्यों बांधा गया है व्यक्तियों को? ताकि लोगों की सेफ्टी रहे, यानी कि सुरक्षा रहे। ठीक है, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, उत्तरदायी बने, हिंदी में लिख लीजिए, उत्तरदायी बने। ठीक है, नंबर 3 मोरालिटी, लोगों के अंदर नैतिकता जागे, इसलिए इनको बनाया गया है। कानूनों को बनाया जाता है, नियमों को बनाया जाता है, विधि को बनाया जाता है। इक्वलिटी, ठीक है, समानता, सभी के लिए कानून समान है, ये बात कही जाती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो कानून बनाने के, नियम बनाने के लिए आपके सामने की जो चारों ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, ये 4 ऑब्जेक्टिव ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। क्या बनाने के लिए? कानून बनाने के लिए। इसीलिए कानून बनाया जाता है। जो भी कानून बनता है, मैंने पढ़ाई हुई था पॉलिटी में, संसद में, जहाँ पे भी ये बनते हैं कानून, तो वो कानून क्यों बनाए जाते हैं? लोगों की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, मॉरलिटी के लिए, इक्वलिटी के लिए। अब इस समय कानून बनाया हुआ है सरकार ने कि अगर आप मास्क लगाकर नहीं निकलेंगे तो आपके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया जाएगा। ठीक है, तो अब ये सरकार ने अगर नियम बनाया है, लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं कि बताओ 10,000 रुपए का जुर्माना, सरकार इतना ज्यादा जुर्माना लेगी। लेकिन ये सरकार ने क्यों बनाया है? ये सरकार ने क्यों बनाया है? ये सरकार ने बनाया है या ये नियम क्यों बनाए गए हैं? पुलिस इसका पालन क्यों करवा रही है? आपकी सुरक्षा के लिए करवा रही है, आपको सिखा रही है कि आप उत्तरदायी बने, रिस्पॉन्सिबल बने, आपके अंदर नैतिकता जागे और समानता। ये नियम सब पे लागू हो रहा है, चाहे कार वाला जा रहा हो तब भी चालान कटेगा बिना मास्क के, चाहे साइकिल वाला जा रहा हो तब भी चालान कटेगा बिना मास्क के। बात समझ में आ गई? लोग सही रहेंगे। ठीक है, लोग अच्छे से चलें, लोग सही रहें, इसलिए ये बनाया जा रहा है। वीडियो ऑफ करो भाई। बात समझ में आई? चलिए, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं भारत में कानून। भारत में कानून, हेडिंग डाल लीजिएगा अपनी कॉपीज में, भारत में कानून। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो तो मुझे बता दो भाई, छुपाना नहीं है, बता दो जिसको समझ में ना आया हो। कोई है ऐसा? अरे ऑडियो ऑन करके बोल दो, कोई है इसको समझ में नहीं आया? प्रद्युमन आ गया? सबको आ गया? प्रद्युमन बाबू आ गया? एसीपी प्रद्युमन बताओ। यस सर, आ गया सर, आ गया। चलो, अब भारत में हम कानून की बात करते हैं तो भारत में भैया 2 प्रकार के कानून चलते हैं, आपको पता है? भारत में 2 प्रकार के कानून हैं।
पहला जो मैं इधर लिख रहा हूं ये है सिविल, ठीक है, सिविल कानून, हिंदी में लिख लीजिए सिविल कानून। और दूसरा है आपका आपराधिक कानून, आपराधिक कानून जिसे आप कहते हैं क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। आपको ये मैं बताता चलूं, सिविल का मतलब यहां पर क्या है, सिविल का मतलब यहां पर है संपत्ति से, किससे, संपत्ति से मतलब है, प्रॉपर्टी से मतलब है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सिविल मामले जो भी होते हैं, संपत्ति के मामले जो भी होते हैं, उनमें पुलिस का कोई लेना देना नहीं होता, पुलिस का कोई रोल नहीं होता है, पुलिस उसमें कुछ भी नहीं कर सकती है जब तक हायर अथॉरिटीज का आदेश नहीं आएगा। ये ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लीजिए, प्रश्न बनता है यहाँ पर कि ऐसे कौन से मामले हैं जिनमें पुलिस का कोई रोल नहीं है, तो सिविल मामले ऐसे हैं, संपत्ति के मामले ऐसे हैं जिनमें पुलिस का कोई रोल नहीं होता है, इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। आपराधिक मामले कौन से होते हैं, जिनमें कुछ अपराध हुआ हो। आपराधिक मामलों में पुलिस को क्या देखना होता है, आपराधिक मामलों में पुलिस को अपराध देखना होता है, क्राइम देखना होता है। आपराधिक मामले भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक होते हैं बड़े कानून, बड़े कानून, और दूसरे होते हैं छोटे कानून। बड़े कानून जिसे आप लोग कहते हो मेजर लॉ, मेजर लॉ, और छोटे कानून जिसे आप लोग कहते हो माइनर लॉ। मेजर लॉ में कौन आता है, मैं आपको एग्जांपल बता दूं, मेजर लॉ में आता है आपका आईपीसी, आईपीसी इंडियन पीनल कोड। अभी आईपीसी बड़े कानूनों में आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। सीआरपीसी ये बड़े कानूनों में आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आईपीसी सीआरपीसी क्या होता है पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल अभी ये ध्यान रखिए कि आईपीसी, आईपीसी जिसके अंदर 23 अध्याय हैं, 23 अध्याय और 511 धारा हैं, ये हमारा बड़ा कानून है, ठीक है। छोटे कानून कौन से होते हैं, माइनर लॉ कौन से होते हैं, इंग्लिश वाले लिखिएगा माइनर लॉ छोटे कानून को, और बड़े कानून को मेजर लॉ लिखिएगा। तो माइनर कानून कौन से होते हैं, जैसे आपका SC/ST एक्ट, SC/ST एक्ट, ठीक है। SC/ST मामले जो भी होते हैं ये आपके छोटे कानून में आते हैं। पास्को एक्ट, ठीक है, पास्को आपने नाम सुना है, छोटे कानूनों में पास्को नाम सुना होगा। 18 साल से छोटे बच्चे के साथ अगर छोटी लड़की के साथ रेप किया जाता है तो पास्को लगती है, ठीक है। तो पॉक्सो एक्ट जो है ये आपका कैसा कानून है, ये आपका छोटा कानून है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एनडीपीएस, एनडीपीएस एक्ट, अगर आपके पास नशीला पदार्थ अफीम चरस गांजा पाया जाता है और आपके ऊपर एनडीपीएस लगा दी जाती है तो ये भी छोटा कानून है। अब आप लोग सोच रहे होंगे अरे सर ये तो इतना गंदा काम है, शराब पीना, नशा करना, चरस गांजा रखना या उसको बेचना, ठीक है, पास्को तो कितना गंदा है, इसे आप कह रहे हो छोटा कानून, उसे आपने बता दिया बड़ा कानून। तो अभी इसको हम और डिटेल में डिफ्रेंशिएट करेंगे। सिविल मामले क्लियर हो गए आपको। सिविल मामलों का मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। यहाँ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घरों में किराएदार रहते हैं, आ गया समझ, वेरी गुड। कोई बच्चा है ऐसा जिनके घरों में किराएदार रहते हैं, नहीं सर। अच्छा नहीं है, चलो। अब ये बात आप लोग जानते हो, लोग अपने घरों में किराएदार तो रख ही लेते हैं, है ना, कि भाई चलो थोड़ी इनकम होती रहेगी। तो एक छोटा सा सर एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको समझिएगा। एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, ठीक है। ए ने बी को किराए पर रखा, बी को किराए पर रखा, ठीक है, किराए पर रखा, और बी को बोला, ए ने, ए कहता है बी से आप मुझे 5,000 रुपये मंथली देंगे, ये बात ध्यान रखिएगा।
बी ने कहा ठीक है, बी ने रहना शुरू कर दिया, 1 महीना निकल गया, बी ने किराया नहीं दिया, 2 महीना निकल गया, बी ने किराया नहीं दिया, 3 महीना निकल गया, बी ने किराया नहीं दिया। अब ए बेचारा परेशान हुआ, ए ने इसको धमकी दी कि अगर तुम किराया नहीं दोगे और हमारा मकान खाली नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। बी बोला ठीक है जाओ कर दो, हम भी निपट लेंगे, पुलिस आए तो हम भी उसे बता देंगे तुमने हमें पानी नहीं दी, टंकी नहीं दी, नल नहीं था, बहुत सारी बातें हो गई। ए जो है कहाँ चला गया, ए उठकर चला गया पुलिस स्टेशन। ए चला गया पुलिस स्टेशन और ए ने जाकर क्या कहा पुलिस वालों से कि भैया 3 महीना हो गया या 4 महीना हो गया, बी मेरे घर पर रह रहा है, 5,000 रुपये से हिसाब से किराया बनता है, 20,000 रुपये दिया नहीं है, दरोगा जी हमको दिलवा दो। तुम्हारे पास आएगा ए चलकर, दरोगा जी हमें दिलवा दो रुपया, ठीक है, हमारा मकान खाली करवा दो, और तुम उसको क्या कहोगे, तुम उसको कहोगे सॉरी, सॉरी हम सिविल मामलों में कुछ नहीं कर सकते, में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप कहोगे नहीं दरोगा जी ऐसा नहीं, हमें कोई तो रास्ता बताओ, तो दरोगा जी कहते हैं आप हमारे पास से चले जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट के पास जाओ, आप न्यायालय के पास जाओ। तो ए को सीधे कहाँ भेज दिया जाता है, ए को कोर्ट भेज दिया जाता है। अब कोर्ट ने मान लो आदेश कर दिया दरोगा जी को, पुलिस को, कि जाओ बी को पकड़ कर लाओ, तो पुलिस पकड़ कर लाएगी। पुलिस क्यों पकड़ कर लाएगी, क्योंकि हायर अथॉरिटीज का आदेश आया है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर हायर अथॉरिटीज का आदेश आया है, न्यायालय का आदेश आया है, न्यायालय अपने सामने उसे बुला रही है, पुलिस जाएगी पकड़ कर लाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को, यहाँ तक सबको यस, क्लियर है? बहुत अच्छे से आ रहे हैं सर, आ गया, वेरी गुड। बहुत अच्छी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि लास्ट 3 मिनट ही बचे हैं, 3 मिनट में हम क्या आपको कराएंगे, लेकिन मैं नेक्स्ट टॉपिक बता दे रहा हूँ जो आपको पढ़ना है। आप यूट्यूब से पढ़ें उसे, चाहे कहीं से पढ़ें, बट पढ़िएगा, चाहे आपके पास जो भी बुक हो। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आईपीसी के अपराध, कौन कौन से अपराध ऐसे हैं जो आईपीसी के अंतर्गत आते हैं, आईपीसी के अपराध, ठीक है। आईपीसी की फुल फॉर्म आप जानते हैं, इंडियन पीनल कोड, ठीक है। इसके तहत कौन कौन से अपराध आते हैं मैं आपको बता दूं, इसके तहत 2 तरीके के अपराध आते हैं, जितना हो सकता है करते हैं, अगर क्लास बंद हो जाए तो घबराना मत। गंभीरता वाले अपराध आते हैं इसके तहत, ठीक है। आईपीसी के तहत कौन से अपराध आते हैं, गंभीरता के अपराध आते हैं। गंभीरता में भी आपने एक शब्द 2 शब्द आपने सुना होंगे, कभी एफआईआर वगैरह देखी हो या पुलिस वालों के मुंह से आपने सुना होगा, संज्ञेय अपराध। ये अपराध संज्ञेय है और ये अपराध संज्ञेय नहीं है। तो आईपीसी के अपराध हम पढ़ेंगे, आईपीसी में हम पढ़ेंगे ऐसे अपराध जो बहुत गंभीर होते हैं, गंभीर में भी ऐसे अपराध जो संज्ञेय हैं, और दूसरा जो असंज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध है, इनको हम पढ़ेंगे। संज्ञेय अपराधों में क्या होता है, बिना वारंट के गिरफ्तारी होती है, बिना वारंट के अरेस्ट, ठीक है। आपने देखा होगा रास्ते में कभी कभार कि पुलिस वाले जा रहे हैं, किसी लड़के को उन्होंने देखा जाते हुए, एकदम से पकड़ा, उठा के ले गए, बिना वारंट के गिरफ्तारी होती है संज्ञेय अपराधों में। और असंज्ञेय अपराधों में कोर्ट का वारंट चाहिए होता है। आपने देखा होगा पिक्चरों के अंदर, जब बड़े लोगों के घरों में पुलिस छापा मारने जाती है, गिरफ्तार करने जाती है, तो वो कहता है कोर्ट का वारंट लेके आए हैं दरोगा जी, तो दरोगा जी कहते हैं हाँ भाई कोर्ट का वारंट लेकर आया हूँ। इंडियन पिक्चर देखिएगा, जब सनी देओल शंकर सिंघानिया को अरेस्ट करने जाते हैं, तो शंकर, एक डीएसपी होता है, ठीक है, उसमें कौन, अजय देवगन, सॉरी सनी देओल जो है एसीपी होता है, सॉरी डीसीपी होता है, और जब वो डीसीपी सिंघानिया को गिरफ्तार करने जाता है, तो वो भी उससे कहते हैं कि तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, तो वो कहता है मैं कोर्ट का वारंट लेकर आया हूँ, तो मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा, ठीक है।
तो अब ऐसे कौन से अपराध हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और ऐसे कौन से अपराध हैं जिनमें कोर्ट का वारंट जरूरी होगा और तभी पुलिस गिरफ्तार करेगी। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आईपीसी के अपराधों को आप लोग पढ़िएगा। हम लोग ये भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि गंभीर अपराध कौन से होते हैं और गंभीर अपराध कौन से नहीं होते, संज्ञेय कौन से होते हैं, असंज्ञेय कौन से होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर बढ़िया। नेक्स्ट क्लास सब कब होगी सर? थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास इसकी आपको शेड्यूल मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। वेलकम।